डॉक्टर कृष्णा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि JNNURM मिशन आया था 2005 में। उसने भारत की अर्बन प्लानिंग में लोकल गवर्नमेंट लेवल पे क्या परिवर्तन लाए? इट वॉज ए रिफॉर्म्स लिंक प्रोग्राम कि शहरों को रिफॉर्म भी करना, स्टेट गवर्नमेंट को भी रिफॉर्म, दोनों के लिए था। खुशी की बात यह है कि म्यूनिसिपैलिटीज और राज्य सरकार ने खुले दिल से इसका स्वागत किया। इस स्कीम की लर्निंग्स क्या रही? 47 से लेकर 2007 कितने साल हो गए, वो 60 साल में तो कभी ये सब किया नहीं। अब जब शुरू किया तो थोड़ा लर्निंग, जैसे आपने कहा, लर्निंग तो है ही। JNNURM में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि शहरों में जो परिवर्तन उन प्रोजेक्ट से लाया वो दूसरे प्रोजेक्ट्स अभी तक नहीं ला पाए? मैं वाराणसी गया, चमक रहा है चारों तरफ, मैं बड़े चक्कर में था कि क्या बात है। तो मैंने पूछा, भाई ये क्या बात है, कैसे बड़ा साफ लग रहा है। उन्होंने कहा, अरे साहब ये तो आपके JNNURM का प्रोजेक्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। अर्बन गवर्नेंस के लेंस से जब आप देखते हैं बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, शहरों की बढ़ती संख्या को, तो उस लेंस से हमें अपने शहरों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? शहरों को हम इक्विप करें, प्लान करें शहरों को टू रिसीव द विजिटर्स, एंड द विजिटर मीन्स नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, एक्टिविटीज़ ऑल्सो। मुंबई जैसे शहर में जहाँ 50% से ज़्यादा आबादी स्लम्स में रहती है, तो हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे अगर हमारे शहरों में लगातार पॉपुलेशन बढ़ती रही? वी शुड नॉट एनकरेज एनीबॉडी टू हैव सिंगल स्टोरी हाउस एट ऑल। वो तो बैन कर देना चाहिए बिल्कुल। यू हैव टू हैव ओनली मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, मस्ट बी द नॉर्म। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर कृष्णा, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जैसे देश के एक महत्वपूर्ण अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम को लीड किया और उसके रिफॉर्म्स में भी अहम भूमिका निभाई। आज हम जानेंगे कि JNNURM ने शहरों की प्लानिंग और गवर्नेंस के नज़रियों को कैसे बदला, कौन कौन से प्रोजेक्ट आउटलायर्स निकले और क्लाइमेट क्राइसिस, फ्लड्स, फायर एक्सीडेंट्स और इन सभी चैलेंजेस के बीच 2047 तक क्या हम भारत के शहरों को वाकई डेवलप्ड और लिवेबल बना सकते हैं या नहीं। फिजिक्स में मास्टर्स, अमेरिका से पब्लिक मैनेजमेंट और दिल्ली से पब्लिक फाइनेंस में PhD, यानी डॉक्टर कृष्णा को क्लासरूम, फील्ड और मिनिस्ट्री तीनों का अनुभव है। कर्नाटक कैडर के IAS अफसर, बेंगलुरु के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से लेकर शहरी विकास मंत्रालय के टॉप जॉब तक का सफर डॉक्टर कृष्णा ने तय किया। डॉक्टर सुधीर कृष्णा, अर्बन अपडेट स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर कृष्णा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि JNNURM यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन आया था 2005 में, उसने भारत की अर्बन प्लानिंग में लोकल गवर्नमेंट लेवल पे क्या परिवर्तन लाए और उससे शहरों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ा और उसकी स्पेशली उसकी लर्निंग क्या रही? JNNURM के आने के पहले, 2006-07 के पहले शहरों के लिए कोई मुख्य योजना थी नहीं जिसमें कि भारत सरकार की ओर से कोई उनको मार्गदर्शन मिले, नीति या सुधार के लिए भी मार्गदर्शन मिले और डेवलपमेंट करने के लिए आर्थिक सहायता मिले। ऐसा कोई मेजर योजना थी नहीं। छोटे शहरों के लिए एक स्कीम थी UIDSSMT करके, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन, बट इट वाज फॉर ओनली स्मॉल टाउन, दैट टू पैसे बहुत कम थे उसमें। देयर वाज नो सीरियस उसमें कोई सुधार के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स का कोई प्रेशर नहीं था। तो यूँ ही लुढ़कते पुढ़कते चल रहा था सब अर्बनाइजेशन का काम। और अब मैं भी ये भी बताना चाहूँगा कि अर्बनाइजेशन जो है, जैसे कहते हैं कि इंडिया वॉज ए रिलक्टेंट अर्बनाइज़र, वो इससे उसका वो कहने की बात ही नहीं थी, क्योंकि हमारी मानसिकता ये थी कि भारत गाँव में बसा हुआ है। यहाँ तक कि हम ये भी स्लोगन रखते थे, चलो गाँव की ओर, यानी जो शहर में आ गए वो गाँव वापस जाएँ, उनको हम कैसे गाँव वापस ले जाएं, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं था। इसलिए कि कास्ट जो है, लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है, लोगों को गांव में रहना, सरवाइव करना, और इतनी प्रतिभा है भारत में लोगों की कि वो प्रतिभा दिखाने के लिए 1 एकड़ की ज़मीन, आधे एकड़ की ज़मीन में क्या प्रतिभा दिखाएंगे अपनी। तो शहर में आना तो सब दुनिया भर में हो रहा, उनको भी आना था। और दूसरी, मगर शहरों में कोई प्लानिंग नहीं, शहरों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो लोग आ रहे हैं। और उसके बाद कहाँ जाएं, तो झुग्गियों में जाके एक कमरे के घर को 2 कमरा बना के ऊपर एक और फ्लोर ऐड कर लिया। इस तरह से हैफाजार डेवलपमेंट। और इसी बीच में स्वतंत्रता के बाद जो इमिग्रेशन हुआ रेफ्यूजीज़ का, वो लोगों ने आए, सिटीज़ वर नॉट प्रिपेयर्ड, तो वो जाके नदी के किनारे, तालाब के किनारे कहीं घर बना के, कहीं कुछ करके, तो ये शहरों का बिल्कुल जो है आप कहें कि स्लमिफिकेशन की तरह से आगे बढ़ गए।
एंड देयर इज़ नो प्रॉपर पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ये सब हालत थी। तो उस स्थिति में जब JNURM आया कि 2005 से उसकी चर्चा शुरू हुई, 6-7 में स्टेबलाइज होने लगा, तो इसमें 2 अंग थे। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शहरों को पैसे दिए जाएंगे, प्लस इट वाज ए रिफॉर्म्स लिंक प्रोग्राम कि शहरों को रिफॉर्म भी करना, स्टेट गवर्नमेंट को भी रिफॉर्म, दोनों के लिए था। स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेट थे कि आपको म्यूनिसिपल बॉडी को कितना एम्पावर करना है इन लाइन विद द 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और म्यूनिसिपैलिटीज़ को अपने में क्या रिफॉर्म्स लाना है, प्रॉपर्टी टैक्सेशन का करना है उनको कि नहीं, रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं उनको, प्रॉपर्टी मैपिंग करनी है उनको, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है, सिटीजन सेंट्रिसिटी लाना है, ग्रीवांस रिड्रेस के सिस्टम लाने हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करना है म्यूनिसिपैलिटीज़ को। ये सब रिफॉर्म्स के साथ में पैसे देने की बात हुई। और खुशी की बात यह है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ और राज्य सरकार ने खुले दिल से इसका स्वागत किया। शायद ही कोई राज्य हो जिसने आपत्ति करी हो कि हमको ये रिफॉर्म्स मंजूर नहीं है। क्योंकि 74th अमेंडमेंट में जो भी प्रोविज़न किए गए हैं वो रिकमेंडेटरी हैं, स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, स्टेट लेजिस्लेचर को डिसाइड करना है, गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, मैंडेट नहीं है, करना ही करना है। लेकिन चूंकि पैसे से वो लिंक था और भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिल के, हम सब ने राज्यों के साथ मिल के, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कहिए, पॉलिटिकल लेवल पर कहिए, कभी ये नहीं हुआ कि ये राज्य ये पॉलिटिकल पार्टी का है या ये ऑफिसर सीनियर है जूनियर है, कभी ये भावना आई नहीं। सब ने मिलजुल के काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि आप देखें कि 2005-06 की अगर हम याद करें तो शहरों की एक बड़ी समस्या थी उसमें पानी की समस्या। पानी नहीं है शहरों में, गर्मियों में तराही हो जाती थी। लेकिन 2010 आते आते ये समस्या समाप्त हो गई शहरों में। मतलब नॉमिनल कहीं बची हो तो अलग बात है, बट मेजरली वाटर सप्लाई वाज रिजॉल्व। और हमने तब PPP मोड में, उसमें ये भी मैंडेट था, PPP मोड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 100 सैकड़ों प्रोजेक्ट PPP मोड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुरू हुई। अब ये और बात है कि JNURM जब समाप्त हुआ उसके बाद वो योजनाएं बहुत सी बंद हो गई, ये सब वो दुख की बात है, लेकिन वो एक लेसन भी है, सीखने का लेसन भी है, वो अलग कहानी है। लेकिन कहना ये है कि JNURM में बहुत से सुधार आए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ले लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर में ये भी मैंडेट था कि वाटर सप्लाई की स्कीम तब सैंक्शन होगी जब आप मीटरिंग करेंगे। मीटरिंग करके, बिकॉज मीटरिंग के बगैर पानी देने का मतलब क्या है कि पानी जा रहा है और टैप खुला रह गया है तो पानी बह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को मीटर है ही नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन रेवेन्यू वाटर बन गया वो, जहाँ में लेना देना नहीं है। मीटरिंग करिए, और मीटरिंग का मतलब ये नहीं कि आपको सबसे बराबर पैसे लेने हैं। मान लीजिए कि पहले कुछ किलोलीटर आप 100 किलोलीटर फ्री कर दीजिए, उसके बाद के 100 किलो, जैसे इनकम टैक्स में है कि फर्स्ट फ्यू लाइक फ्री स्लैब वाइज, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जिसे कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैरिफ। तो किसी को बुरा नहीं है उसमें, जिसका घर छोटा सा है, एक कमरे के घर में रह रहे हैं और गरीब हैं, उनके लिए कोई टैक्स है ही नहीं, लेकिन मीटरिंग तो होगी भाई। तो ये करके मैं शुरू किया, आगे बढ़ी बात। नागपुर वो पहला शहर था जिसने कि मीटरिंग का प्रोजेक्ट लेके हाथ चला के दिखा दिया उसने। तो ये सब चीज़ें ऐसी हुई हैं। सॉलिड वेस्ट में आपको जैसे मैंने बताया कि बगैर PPP ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत से इनोवेशन करने होते हैं और उसमें जिस तरह की लगन से काम करना होगा वो सरकारी व्यवस्था में मुश्किल है, क्योंकि सुबह 6 बजे से काम करना होगा, शाम को 8 बजे तक अंधेरा होने तक काम करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट सिस्टम में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से तो प्राइवेट सेक्टर को लाना भी अच्छी बात है। लोग आए भी, खुशी से आए भी उसमें, और बड़ी अच्छी स्कीम थी वायबिलिटी गैप फंडिंग की, जो अभी भी है, लेकिन उसकी इतनी चर्चा नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। वो वायबिलिटी गैप फंडिंग में उस समय तो ये था कि 40% तक की ग्रांट मिलेगी टू मेक द प्रोजेक्ट वायबल। अब तो बढ़ा दिया गया है उसको, और उसमें ये था कि फिर प्रोजेक्ट जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अपने में वायबल नहीं है। यू कैन नॉट कलेक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फीस टू मेक द प्रोजेक्ट वायबल, उसमें इतना पैसे नहीं ले सकते हैं आप लोगों से, तो उसके लिए गवर्नमेंट कैपिटल ग्रांट दे रही है। ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें उसमें आई। और आपको ये भी याद दिलाऊं कि पहली बार शहरों में बस की व्यवस्था की गई, क्योंकि ये पाया गया था कि सिवाय बेंगलोर और चेन्नई और मुंबई और दिल्ली एंड कोलकाता, ये मेट्रो जो अंग्रेज़ों के ज़माने के शहर जो थे वहाँ पर जो बसेस सर्विस थी, लेकिन बाकी शहरों में बस सर्विस थी ही नहीं। सिटी बस सर्विस और नॉन एग्जिस्टेंट एट ऑल। अब नतीजा क्या हो रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, लोग जाएँ कैसे एक दूसरी जगह पर, तो इसलिए फिर वो आप देखेंगे कि वो छोटे टेम्पो को पैसेंजर की तरह से, पैसेंजर व्हीकल की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें लोग भरे पड़े हुए हैं। ऑल काइंड्स ऑफ लोग तैयारियां कर रहे थे बना के छोटी व्हीकल को कन्वर्ट करके इधर उधर, क्योंकि चाहिए, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, करें क्या। तब हमने JNURM में बस सर्विस शुरू करी शहरों को, लेकिन रिफॉर्म भी लगाया हमने। अगर JNURM के प्रोजेक्ट के पैसे लेने हैं
तो ना केवल आपको गवर्नेंस रिफॉर्म करना पड़ेगा, द सिटी हैज़ टू प्रिपेयर सिटी डेवलपमेंट प्लान ऑल्सो। ना केवल के लिए पानी के लिए पैसे मिलेंगे नहीं, खाली रिफॉर्म्स करिए, सिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट का प्लान बनाइए, तब जाके पैसे मिलेंगे। तो शुरू में लोग क्या ये क्या चक्कर है, लेकिन तब समझ में आया कि पानी से केवल देने से काम नहीं चलेगा। जब तक कि आपके शहर में पूरी सुंदरता ना आए, पैसे धीरे धीरे आएंगे, लेकिन पता तो हो करना क्या है। जब पता ही नहीं, खाली पानी लेके बैठे और बाहर जो है मलबा जमा है, बाहर चलने की जगह नहीं है, वॉकेबिलिटी नहीं है, बस की सर्विस नहीं है, कम से कम आप बनाओ तो सही कि हम करेंगे क्या। और जब बस की हमने फंडिंग शुरू करी तो उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का भी हमने बनाया कि आपको सिटी मोबिलिटी प्लान बनाना होगा कि सिटी में कैसे लोग चलेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप सर्वे करो कि लोग किधर जा रहे हैं, किस मोड से जा रहे हैं और कब जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इसको कहते हैं कि आप मोबिलिटी का सर्वे करिए। और उसका सर्वे का तरीका है, स्टैंडर्ड एजेंसीज आर देयर, वो आपको सारा डेटा अब तो खैर और आसान हो गया है, सैटेलाइट इमेजरी है, ड्रोन फैसिलिटी है, तो अब तो और आसानी से कर सकते हैं। सो उसके नतीजे से क्या हुआ कि ये समझ में आया कि 50% ऑफ द मूवमेंट इज़ ऑन फुट। ऐसा नहीं है सब लोग बस से ही जा रहे हैं, पीपल 1 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं, चलते हैं 1 किलोमीटर भी, और ज़्यादा भी चलने को तैयार है। अगर वॉकेबिलिटी है शहर में तो लोग 2 किलोमीटर भी चलने को तैयार हैं। उनको लगता है घर से निकले और मंजिल पे पहुंच गए, बजाय इसके कि आप बस का इंतजार कर रहे हैं, सामान लिए, ये लोग आराम से शोल्डर पे सामान लिया, कैसे लिया, वॉक करते निकल गए, लेकिन हो तो सही वॉकेबिलिटी। तो इस करके हमने मोबिलिटी प्लान का भी मैंडेट किया उस JNNURM में कि आप मोबिलिटी प्लान बनाएंगे, और लोगों ने बनाया मोबिलिटी प्लान। और आपको बता दूं, इतने सुंदर प्लान बनाए कि जैसे छोटी छोटी बातें उसमें थी। और मोबिलिटी प्लान बनाने में सभी लोग समावेशित होंगे, जैसे मान लीजिए कि प्लानर होंगे, म्यूनिसिपैलिटी बॉडी होंगी, इंजीनियर होंगे रोड के, पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी होंगे उसमें। और सबसे वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन आते थे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से। छोटी सी बात है कि बस का स्टॉप यहाँ से ज़रा अगर 50 मीटर दूर आगे कर दिया जाए, 100 मीटर दूर, तो यहाँ का ट्रैफिक कम हो जाएगा, ट्रैफिक कंजेशन। ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं ट्रैफिक कांस्टेबल की बात। वो बेचारा खाली सीटी बजाता रहेगा, फाइन करता रहेगा, उसकी बात कोई सुने तो सही क्या कह रहा है वो। तो इतना अच्छा लगा, मैं खुद ही गया आगरा में, उनसे कहा प्रेजेंट करो मोबिलिटी प्लान। सबसे एंथुसियास्टिकली जो बोल रहे थे वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर बोल रहे थे कि मोबिलिटी प्लान में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आई वॉज वंडरफुल सजेशंस। सभी ऑफिसर और भी ऑफिसर बोल रहे थे अच्छे। तो मोबिलिटी प्लान वॉज ए मैंडेट, जिसके तहत साइकिलिंग की भी व्यवस्था करनी है हमें कि साइकिल का रोड पाथ बनाना है। आप देखेंगे दिल्ली में साइकिल पाथ बने थे, वो अबंडन हो गए, वो अलग बात है ओवर टाइम, लेकिन और साइकिल पब्लिक बाइसिकल की हमने उसमें मैंडेट किया। बहुत सी चीज़ें उसमें आई, वॉकेबिलिटी के लिए स्ट्रीट बनेंगी। तो इस करके JNNURM से एक नई लहर जो आई गवर्नेंस की, प्लानिंग की, रिफॉर्म्स की एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। सर, ये जो मिशन था, पहला मिशन था जो शहरों को फोकस करके बनाया गया, क्योंकि हमारा जितना भी अर्बन डेवलपमेंट रहा अभी तक देश में, वो साइलोज में रहा। कुछ स्कीम्स आ गई, उस पर किया, लेकिन JNNURM ने पहली बार देश के सारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। तो इस स्कीम की लर्निंग्स क्या रही? क्या हमने अपने अर्बन ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया, या हमारी जो वाटर सप्लाई है वहाँ पर बेहतरी देखी गई, या तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या हमने ये सुनिश्चित किया कि शहर अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उनके ऑपरेशंस हैं उनको लेकर थोड़े सीरियस हों? देखिए, पॉजिटिविटी में तो आपने जैसे ठीक कहा कि बहुत सी पॉजिटिविटीज़ हैं, और जहाँ तक नेगेटिविटी की बात ये है कि हमें स्टेट्स को केवल पैसे दे के छोड़ना ठीक नहीं है, हमको उनके साथ साथ मिलकर काम करना है। वो थोड़ी हमारी वीकनेस इसलिए रही वो, क्योंकि वो कल्चर इतना है नहीं कि हम लोग साथ मिल के काम करें। धीरे धीरे हमने सीखा ये, क्योंकि जब हम एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि ये कोई स्टेट का प्रपोजल था कि इसमें टैंक को रिवाइव करना है। अब उनके प्रोजेक्ट में बार बार रिजेक्ट हो रहा है उनका प्रोजेक्ट, वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि इसको हमको फेंस भी करना पड़ेगा। तो हमारे ऑफिस के जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग कहते हैं फेंसिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ दी वाटर बॉडी डेवलपमेंट, ये तो उनका अपना काम है, इसमें अटका हुआ है। और वो पेपर मूव कर रहे थे, इधर बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब हम अक्रॉस दी बैठे तो हमने पता किया कि फेंसिंग का तो बहुत छोटा सा कॉस्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि भाई इसको आप रखो प्रोजेक्ट में, हम मना नहीं कर रहे हैं, बस ये लिख के दो, इसका कॉस्ट हम मीट कर लेंगे।
इट इज़ 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मगर ये है कि हर एक प्रोजेक्ट में साथ बैठना ये कैसे संभव है, ये हमको रास्ता खोजना पड़ेगा। एक तो ये नेगेटिविटी जो कि हमको लर्निंग लेसन बना, जो हमें ये करना पड़ा, और दूसरा ये भी मैं कहूँगा कि जो इलेक्टेड बॉडी है उसको थोड़ा और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को और इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। वो उसमें उतना ये नहीं था, जैसे मान लीजिए कि जब टीम अपना प्रेजेंट करने आ रही है प्रपोजल भारत सरकार को, तो क्यों ना हम उनके जो कमेटी है, वर्क्स कमेटी है या जो भी कमेटी है, वाटर कमेटी है, उनके जो चेयरमैन या कन्वीनर जो भी कहते हैं, काउंसिलर जो भी, उसको उनको भी साथ में लाने में क्या बुराई है। उसमें मैंडेट था नहीं। अब ये भी देखिए एकदम से 47 से लेकर 2007 कितने साल हो गए, वो 60 साल में तो कभी ये सब किया नहीं। अब जब शुरू किया तो थोड़ा लर्निंग, जैसे आपने कहा लर्निंग तो है ही, तो धीरे धीरे समझ में आया कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बहुत सी बातें ऐसी बताते हैं जो अधिकारियों को नज़र से चूक जाते हैं, है ना। जूनियर अफसर भी बहुत सी बातें बताते जो कि आते नहीं हैं मीटिंग में, वो भी बहुत सी अच्छी बातें बताते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको साथ लाने के लिए बहुत आवश्यक है, उनको साथ लेके चलना, उनको बुला के मीट, वो उसमें उनमें भी जिम्मेदारी की भावना आती है, और वो जाके खुशी सबको बताएंगे कि मैंने जाके मंजूरी कराने में मैं भी साथ में डेलीगेशन में था। उनको कितना अच्छा लगेगा बताने में। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग खुश होंगे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए। अफसर का क्या है, आज हैं कल ट्रांसफ़र हो गए चले गए, लेकिन ये तो वहीं के रहने वाले हैं, इनको खुशी होगी। तो ऐसे भी लर्निंग लेसन हमारे हैं कि, और तीसरा ये भी लर्निंग लेसन था कि राज्यों के साथ बहुत अच्छे से बातें करना चाहिए, कंटिन्यूअस डायलॉग उनसे। अब तो और अच्छा हो गया, ऑनलाइन भी हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, उस समय तो बुलाना पड़ता था, आप बुलाए, कुछ आए, कुछ नहीं आ सके वगैरह। अब तो ऑनलाइन करिए, आराम से बातें होंगी, डिटेल में बातें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें भी थी, और डेटाबेस भी अच्छा हो गया है। अब सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है, तरह तरह के डेटा अवेलेबल हैं, तो ये सब चीज़ें अब अच्छी हो गई। वो उस समय थी नहीं, तो थोड़ी सी ये सब दिक्कतें थी, लेकिन लर्निंग्स फॉर फार मोर, अनलर्निंग भी करनी पड़ी, मगर मोस्टली लर्निंग इज़ वेरी पॉजिटिव लर्निंग्स। डॉक्टर कृष्णा, हर प्रोग्राम या मिशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ आउटलायर्स प्रोजेक्ट होते हैं जो कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो पहले के प्रोग्राम नहीं कर पाए। तो क्या JNNURM में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि शहरों में जो परिवर्तन उन प्रोजेक्ट्स ने लाया वो दूसरे प्रोजेक्ट्स अभी तक नहीं ला पाए? बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट हुए हैं कि जैसे कि आप ये मैं कहूँ कि अभी मैंने जिक्र किया था कि लखनऊ में एक जगह है चिन्हट जी। तो चिन्हट वॉज वंस अपॉन ए टाइम, एक समय वो फेमस था पॉटरी वेयर के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा तालाब था। वो मतलब मेरे ख्याल से 200 एकड़ में फैला होगा, कैसा था वो बड़ा। उसकी मिट्टी इतनी अच्छी थी कि उसकी पॉटरी बहुत अच्छी बनती। लेकिन वो कभी लिखा होगा, कभी रहा होगा। लेकिन जब 2005 या 10 में 8 के बाद जब मैं लखनऊ गया, तब तक लोग वो तालाब क्या था, वो पोखरा छोटा सा बन के गंदगी से भरा हुआ, वो कुछ भी उसमें। और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जब हमारे JNNURM में उसको रिजोविनेट करने का प्रपोजल दिया गया, और साल भर में स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगा के उसको इतना सुंदर बना दिया उसको कि वो झील बड़ी सी बन गई। और जो वहाँ पर लोग जाने में कतराते थे, घर खरीदने में कतराते थे, गंदगी बदबू इतनी। लेकिन साल 1.5 साल के अंदर जब वो डेवलप हो गया तो वहाँ पर इतने सुंदर अपार्टमेंट बनना शुरू हो गए, लेक व्यू अपार्टमेंट बन गए वहाँ, जो कि पहले वो जाने में लोग कतराते थे, वो इतना सुंदर बन गया वो। एक तो ये एग्जांपल आपको बताऊं। और ये जो वॉकेबिलिटी का जो जोर हुआ उसमें, शहरों में छोटे से शहर लेके, जैसे मान लीजिए कि ये दादरा नगर हवेली है या फिर गोवा है, छोटे से लेके, आप कह रहे हैं छोटे स्टेट, छोटे शहर से लेके ऑनवर्ड बड़े दिल्ली, आप दिल्ली में आ जाएं तो वॉकिंग के लिए स्ट्रीट बनने लगी। ये देख के इतनी खुशी होती थी कि हमको अपने शहर में वॉक नहीं कर सकते, ये हालत थी। अब वो लोग वॉक कर रहे हैं। साइकिलें चलने लगी, साइकिल पाथ बने, साइकिलें चलनी, पब्लिक बाइसिकल के स्टैंड बने। वहाँ पर हम नए एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे कि लोगों को कैसे आप कॉइन डाल के चलाओ, ये करो, सब चीज़ें हैं। दिस वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, आपने बन गया। तो ऐसे करके बसेस चली। और आपको ये बताऊँ कि लैंडमार्क प्रोजेक्ट में जब हमने बसेस दी, पहले तो हमने जो मेजर सिटीज़ थे, जो हमारे UIG सिटी कहते हैं जिसको, मेजर सिटीज़ में थी करीब मेरे ख्याल 60 या 65 सिटी थे, उनको दी गई। फिर सेकेंड फेज़ में हमने शुरू किया छोटे शहरों को भी बस दी जाएगी। और साथ छोटे शहरों में इतनी खुशी की लहर मची कि लोग कह रहे थे लेंगे नहीं, कैसे चलाएंगे, लेकिन दे आर मोर देन हैप्पी, एक्साइटेड। छोटे शहरों में बस चल रही है, क्योंकि छोटे शहर कहने को छोटे हैं। अगर आप यूरोप जाएं तो उनके बड़े शहर हमारे छोटे शहर ही जैसे हैं। जी। या ऐसा कह लो, हमारे छोटे शहर यूरोप के बड़े। हमारे यहाँ चूँकि जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको एक लाइन को छोटी करनी, बगैर बड़ी लाइन खींच दो, वो छोटी हो गई। तो उसी तरह हमारे छोटे शहर छोटे नहीं हैं, वो भी शहर अच्छे हैं। 1 लाख 2 लाख की पॉपुलेशन कम नहीं होती है, 3 लाख 4 लाख की। लेकिन हमारे यहाँ शहर
शहरों की पॉपुलेशन 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, तो वो बेचारे छोटे की सुनवाई नहीं है, तो वो भी बड़े खुश हुए, दे एब्जॉर्ब लाइक एनीथिंग। और बाकी तो आपको बता रहा हूँ कि सभी चीज़ों में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मैं वाराणसी गया, दैट वाज समथिंग लाइक 2010 के आसपास, तो वो मेरा अपना होम टाउन है जी। तो मैं गया था, तो मैंने देखा भाई चले जगह जगह सफाई दिख रही। मैंने कहा ये तो भाई शहर जो है हम लोग बचपन से देखते आए थे, लोग हम लोग ब्लेम करते थे कि विजिटर्स आते हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसके 3 गुना 4 गुना 5 गुना विजिटर्स आते हैं, उनका क्या है, खाना पीना खाया फेंका गए, गंदगी करके जाते हैं। वो तो सुनते हम देखते ही चले आए थे, वैसे ही तो मान लिया था कि शहर ऐसे ही रहेगा, चमक रहा है चारों तरफ। मैं तो बड़े चक्कर में था कि क्या बात है, क्यों ऐसा तो नहीं होता कि भाई हमारे यहाँ शहर साफ कर दे, कोई ऐसा संभव ही नहीं है, पूरा शहर एक कमरा, एक लाइन कोई हो जाए, एक लेन कोई हो जाए तो हो जाए। तो मैंने पूछा भाई ये क्या बात है, कैसे बड़ा साफ लग रहा है। उन्होंने कहा अरे साहब ये तो आपके JNNERM का प्रोजेक्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, ये प्राइवेट पार्टनर है, उसकी ड्यूटी है, उसको पेमेंट नहीं मिलेगा अगर वो सफाई नहीं रखेगा। हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं और रेजिडेंट से जाके पूछते हैं, और उसने एम्प्लॉय किसको किया देखा मैंने, कोट पहने हुए, ग्रीन कोट पहने हुए आदमी औरत सब घूम रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ हैं इनके, और हम सर्टिफिकेट लेते हैं रेजिडेंट से जाके कि कूड़ा हमारा उठ रहा है कि नहीं, और ये वो उसका नतीजा सिंपल। बताइए, जो शहर डेंस शहर लाइक वाराणसी विच इट कैन बी क्लीन्ड अप। अब ये अलग बात है कि इन कोर्स ऑफ टाइम सब चीज़ें उलट पलट गई, सब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, PPP के सारे यहाँ लिटिगेशन में चले गए, वो तो अलग कहानी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी इज़ अबाउंड। जो JNNERM ने दिखा दिया कि शहर में बदलाव लाया जा सकता है बिना मैसिव एक्सपेंडिचर, हमने कोई नहीं किया ऐसा, इतना बड़ा बजट भी नहीं था हमारा, few thousand करोड़ का। अभी तो हर एक स्कीम के बजट 1 लाख करोड़ की तरह से बातें होती हैं, इवन उस समय के पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो भी बहुत है ये। तो इस करके सो लॉट ऑफ लर्निंग लेसन्स आर देयर, पीपल इन्वॉल्वमेंट एंड लोकल एजेंसी इन्वॉल्वमेंट, स्टेट इन्वॉल्वमेंट, सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट विल मेक वंडर्स, इट कैन मेक वंडर्स। अभी आप स्मार्ट सिटीज़ मिशन की बात कर रहे थे और बनारस का भी जिक्र हो रहा था, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बनारस में जब स्मार्ट सिटी आया उसके बाद वहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाने लगी, तो एक अर्बन डिज़ाइनर्स को भी उस वक्त ये चिंता सता रही थी कि जो हमारे सारे शहर हैं वो एक जैसे दिखने लगेंगे, बनारस पुरी की तरह दिखेगा, पूरी दिल्ली की तरह दिखेगा, मतलब हर शहर का एक ही तरह का अर्बन डिज़ाइन होगा। और वो जो आशंका थी वो हमें कॉरिडोर में भी देखने को मिली, क्योंकि उसके बाद काशी विश्वनाथ के बाद दूसरे शहरों में भी कॉरिडोर्स का एक चलन शुरू हो गया। हमने देखा कि उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं पुरी में। तो क्या आपको लगता है कि क्या हमें हर शहर में कॉरिडोर्स की ज़रूरत है, या कुछ चुनिंदा शहरों में, या इसका कुछ दूसरा प्रारूप हो सकता है? ये क्या है कि हमें अपनी हेरिटेज को अगर उसको मूल्य देना है तभी हम इस बारे में सोच सकते हैं जी। लेकिन अगर हमको केवल पैसे गिनने हैं, कितनी आमदनी बढ़ी, कितना GDP बढ़ा शहर में लोगों के, तो दूसरी सोच है। अब आपको बता रहा हूँ, चूँकि वाराणसी में बचपन से रहा हूँ, तो जब हम जो विश्वनाथ गली है, जो घाट है, उसका एक प्रोटोकॉल हुआ करता था कि आपको अगर गंगा स्नान करने जाना है, दर्शन करने जाना है, तो पहले आप वहाँ जाएंगे और जाके गंगा में स्नान करेंगे, फिर आएंगे, फिर वहाँ पे वॉक करते हुए गलियों में घूमते हुए विश्वनाथ गली में घूम के विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर बाहर आएंगे, और उसके बाद आप वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ पे कचौड़ी ही नाम ही है जगहों का नाम, कचौड़ी गली टाइप के, हाँ, तरह तरह के मलाई, जो भी चीज़ें खाइए पीजिए, और फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करिए, घर आइए, ठीक है। उसका एक अपना माहौल था, वो गलियों में घूमना वो है। और गलियाँ ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल हैं, ऊपर नीचे भी हैं, सीढ़ियों से भी गलियों में आपको नीचे उतरना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना, ये भी है वहाँ पर, ये सच है। उसका एक अपना माहौल है, एक तरह का है। तो अब हुआ क्या कि इन कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस, वो दुकानों में लोगों ने सामान बाहर आगे कर लिया, सफाई नहीं थी, ऐसा लगने लगा बहुत गंदगी है। सो उसको सफाई करने के बजाय हमने वहाँ पर बिल्कुल एक्वायर करके और बहुत एकदम चमकते दमकते बना के, बड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ हैं पता नहीं चलेगा आपको। धीरे धीरे अगर हम और आगे बढ़ाएं तो शायद वो वेनिस जैसा लगने लगे ऐसी हालत हो जाएगी आपको। तो अब क्या है कि हमें तो भाई मतलब आई फील के हमको अपना कल्चर मेंटेन करना चाहिए था। हमको चाहिए कि वहाँ उस गलियों को साफ़ सुथरा रखें, दुकानों को और हेल्प मतलब सिटीजन सेंट्रिक बना दें कि भाई आपको वहाँ पर चीज़ें जो हैं चीटिंग वगैरह ना हो, साफ़ सुथरी रखें, वो सब तो इसे संभव है। ये सब लोग वहाँ के अच्छे हैं, हर जगह अच्छे होते हैं, कहीं वाराणसी के ही नहीं। लोग दिल से बात तो करें उनसे, अगर आप दिल से बात करेंगे तो वो दिल से करेंगे।
उनसे कहें भाई वाराणसी शहर है, लोग आते हैं, आप उनका भी ध्यान रखेंगे, वो आपका ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका नाम होगा। ऐसे सब एकदम सुन जाते हैं क्योंकि उनके बाप दादा के ज़माने से दुकानें उनकी हैं। कोई दुकान ऐसी नहीं है जो कल को आके खोल लिया उसने, पूरा जनरेशन लगा हुआ है उसी में। तो इस करके मेरा ये मानना था, लेकिन अब चलिए अब इतनी आगे बढ़ चुकी है बात कि अब उसमें अब क्या कर सकते हैं। अब मंदिर जो है छोटा सा रह गया है, विश्वनाथ मंदिर, चारों तरफ चमक दमक से बड़े बड़े ओपन एरिया और अतिथि गृह भी उसमें बने हुए हैं, ऊपर सब है। तो ये सब चीज़ें हैं, मगर अब तो आगे बन चुकी है बात। अगर कर सकें अभी भी तो रिक्रिएट करने में बुराई नहीं है, बनारस का कल्चर जो है उसको लाने में बुराई नहीं है। ये अब तो आप दर्शन करने के लिए पहले लाइन में लगते हैं, फिर आप गंगा जी में जाते हैं, फिर वापस तो आ नहीं सकते। हाँ वो तो है, मतलब थोड़ा टिंकरिंग की, उसको ट्विक करने की ज़रूरत है। सफाई भी चाहिए हमें, नो डाउट सफाई चाहिए। विजिटर्स आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है, ये भी सही बात है, ये सब करना है हमें। तो थोड़े इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर वीडियो कैमरा लगा के स्क्रीन लगा दी जाए कि आप जो दर्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि दर्शन आप 1 मिनट करके मन अधूरा रहता है कि थोड़ा और देख लेते तो अच्छा था, बट यू कांट वेट इन, आप क्यों में फंसा नहीं सकते हो, इसलिए आप थोड़ा देख के चले जाओ। स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ बैठ के आराम से बैठिए, देखिए। वो सारी सुविधाएं से कर दी हैं जी, तो और अच्छा हो गया, अगर कर दिया है तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अगर आप आते हैं तो बाहर भी उन्होंने स्क्रीन लगा रखी है। हाँ, तो ये तो अच्छा हो गया है, तो कर दिया है तो बहुत। लेटली मैं गया नहीं कुछ समय से, तो ये तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो मगर जो डेवलपमेंट किए वो भी अच्छे मन से ही किया गया। लेकिन एक चीज़ हो गई है कि अब आप गर्भगृह में जो वहाँ नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो यही है कि मतलब वो भी एक फीलिंग थी, उसको चौड़ा करके पास तक देखने का इतना एक सुकून मिलता है लोगों को, और क्या है, बस सुकून की बात है। एक आस्था है, हमेशा से एक आस्था है। ये मेरा सवाल ये सिर्फ बनारस से रिलेटेड नहीं था, ये मेरा सवाल दूसरी जगह को लेकर भी है कि हम जैसे महाकाल में भी कॉरिडोर अब बन गया है, ऐसे हम हर जगह की बात करें। अब जगन्नाथपुरी की बात भी हो रही है कि वहाँ तो वैसे भी मुझे लगता है बहुत चौड़ी सड़क है पुरी में, अगर आप देखा है तो। हाँ, देखा है, बहुत चौड़ी है सड़क, तो वहाँ पे जहाँ रथ यात्रा होती है। तो क्या हमें कॉरिडोर्स की ज़रूरत है, या जो आपने सजेशन दिया, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं बनारस पहले भी गया हूं और कॉरिडोर के बाद भी गया हूं, लेकिन जो कॉरिडोर के पहले की जो एक फीलिंग आती है, फीलिंग अलग थी, वो इसमें थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस में गया। हाँ वही तो वो एक, क्या करूँ मैं, इतना अच्छा लगता था हमें तो, बचपन से हम जाते रहे हैं। वहाँ जाना जो है, सीढ़ियों से उतरते उतरते गंगा नदी गए आप और नहा के आए और दर्शन किया, वो गलियों में घूम, वो एक अपने में है। अब देखिए अगर साफ़ सुथरी चौड़ी सड़कें बनानी है तो वो तो हर जगह वैसी ही है, फिर हमें फ़र्क ही नहीं मालूम होगा हम कहाँ आए हुए हैं। साफ़ सुथरा तो होना चाहिए। हाँ, सफाई की जगह में कोई डाउट नहीं है, वो है। और जो बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो करेंगी, और लोगों पर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। पीपल आर वेरी रिस्पॉन्सिव। भारत के जो नागरिक हैं, दे आर मोस्ट लॉ अबाइडिंग, प्रोवाइडेड दे आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। ऑल्सो जो गवर्नमेंट है आपको सिस्टम प्रोवाइड करे। करेक्ट, सिस्टम प्रोवाइड, रिस्पॉन्सिवनेस भी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें कह रहे हैं, सुन लें अगर, तो पीपल रिप्लाई विद रिस्पॉन्ड विद डबल एंथुजियाज्म देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। किसी भी शहर को सर बेहतर बनाने के लिए वहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और इसके साथ साथ हमें एक सिस्टम भी क्रिएट करना पड़ता है। जब भी हम सिस्टम क्रिएट करने की बात करते हैं तो हम इंदौर और दिल्ली मेट्रो का एग्जाम्पल बार बार देते हैं। अभी हमारे देश में सेंसस हुआ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हमारी जो अर्बन आबादी है, यानी कि जो शहरों की आबादी है, वो 38 से 40% के आसपास पहुंच जाएगी। तो अर्बन गवर्नेंस के लेंस से जब आप देखते हैं बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, शहरों की बढ़ती संख्या को, तो उस लेंस से हमें अपने शहरों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? गवर्नेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या नए स्कीम्स लाने की ज़रूरत है? एक तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अभी हमारा अर्बनाइजेशन ऑप्टिमली हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप पर कैपिटा लैंड होल्डिंग देखें तो इंडिया में पर कैपिटा होल्डिंग 1 हेक्टेयर है, उससे भी कम है एक्चुअली, और घटती ही जा रही है पर कैपिटा लैंड होल्डिंग रूरल एरिया में। तो लोगों को तो शहर में आना ही आना है, और इसमें हमें शर्म की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ हाउ द कंट्री हैज़ डेवलप, क्योंकि इस समय इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड द ट्रेड एंड कॉमर्स और सर्विसेज, होटल सर्विस हैं या फिर कोरियर सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, दीज आर द ड्राइवर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि आप अनाज से कितना आप उससे जीडीपी बढ़ा लेंगे? 15% आई थिंक अभी वो भी घटता ही जा रहा है, क्योंकि और चीज़ें बढ़ रही हैं, वो अपने में घटा नहीं है। वो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज इम्प्रूविंग एक्चुअली ईयर बाय ईयर जो है हमारा कितना मोर देन 300 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो इसलिए वो हमारी साइज बढ़ रहा है जीडीपी। हाँ, हमारी अदर थिंग्स आर ग्रोइंग विच हैज़ टू ग्रो ऑल्सो। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, तो इसलिए हमें वो तो करना है। तो शहर में लोगों को आना है, हम गाँव में इंडस्ट्री लगाएंगे तो फिर वो गाँव भी शहर बन जाएंगे।
वो कोई इसलिए वो नहीं है। हमें गांव को गांव रखना है, शहरों को बढ़ाना है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि शहरों को हम इक्विप करें, प्लान करें शहरों को टू रिसीव द विजिटर्स, एंड द विजिटर मीन्स नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, एक्टिविटीज़ ऑल्सो। कुछ साल पहले की बात है, वो मैं बेंगलोर में मैं मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर था। तो शहर के बाहर मैंने कहा थोड़ा शहर के बाहर निकल के देखा जाए क्या हो रहा है क्या है। तो कहीं मैंने गाड़ी रोकी और वहाँ पर जो है वहाँ पर कर्नाटक में अभी भी है, वहाँ पर आपके साथ पुलिस वगैरह नहीं चलते हैं, ऑफिसर हैं, ड्राइवर हैं, बस वो पिए भी नहीं। तो 2 लोग थे हम, और गाड़ी रुकी, उतरे, थोड़ी देर में तमाम लोगों ने आके गाड़ियों को घेर लिया, और लेडीज़ मोस्टली। और तो मैं थोड़ा चिंता में था कि भाई ये तो पता नहीं क्या हो गया, ये क्या समझे मुझे, कुछ और समझ लिए क्या कि मैं क्या हूँ, टैक्स के ऑफिसर हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या मतलब है, हम तो भाई डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी है कुछ। तो मैं आया, मैंने कि क्या बात है, आप लोग वापस लौट के आया। मैं गया था, मैं पास में कोई बैकवर्ड क्लास हॉस्टल कुछ था, उसको देखने गए थे वहाँ। क्या कहने की देखिए बगल में इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है अब इसकी बायोटेक्नोलॉजी की, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फेमस वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री है। और कहने साहब उसमें हवा इतनी गंदी आती है, हमारा रहना यहाँ मुश्किल है इतनी, बिकॉज उनका पोल्यूटेंट और उनका पानी, गंदा पानी आके ना केवल सरफेस वाटर तो खैर बेकार हो ही गया है, और सॉइल वाटर भी ख़राब हो गया है। तो हमारे यहाँ इस शहर के यहाँ वाटर फैसिलिटी है नहीं, हम अपना बोरवेल लगाते हैं या टैंक का पानी, दोनों ही पीने लायक नहीं रह गया, हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। हम क्या करें, खिड़की बंद करें सांस नहीं ले सकते, खिड़की खोलें तो ये कैसे हम करें। तब समझ में आया कि अर्बन को प्लानिंग नहीं की गई, इंडस्ट्री आ तो गई बट वी हैव नॉट इक्विप्ड द सिटी ऑफ बेंगलोर टू रिसीव द इंडस्ट्री। तो नतीजा क्या करें, फिर हमने उसके लिए मास्टर प्लान बनाया, उस एरिया के लिए मास्टर प्लान हमने बनाया, प्लानिंग अथॉरिटी डिक्लेयर करी, सेटेलाइट इमेजरी से डाउनलोड करके सबके मास्टर प्लान बनाया। वो लिटिगेशन में गया, वो अलग कहानी अपने में है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिटीज़ हैव टू रिसीव बी प्रिपेयर टू रिसीव द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड द विजिटर्स अकॉर्डिंग। अब बताइए गाँव से लोग आ रहे हैं शहर में छोटी जॉब करने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करने आ रहे हैं, डिलीवरी बॉय का जॉब करने आ रहे हैं, या कोई हॉस्पिटल में नर्स या कोई सब काम करने आ रहे हैं, रहे कहाँ वो कहाँ रहे आप बताइए, कोई है फैसिलिटी उनके लिए। तो रेंटल हाउसिंग स्कीम की व्यवस्था है नहीं, तो जाके वो जहाँ भी झुग्गी उग्गी में एक कमरे को 2 कमरे में कन्वर्ट किया, वो सब जगह फायर एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं इस समय। और दिल्ली में तो खास तौर से अर्बन विलेज का बड़ा कॉन्सेप्ट है, लाल डोरा गाँव है जहाँ पर कि देयर नो लॉ अप्लाइज देयर, आप चाहे जो मर्जी है कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सब करके इज इट ए गुड आइडिया, वी हैव फेल्ड। आपने कहा ना कि हमारी गलतियाँ कहाँ हुई हैं, कि वी इग्नोर्ड दी लाल डोरा विलेजेस, वी इग्नोर्ड अर्बन प्लानिंग सब्सटेंशियली। अभी तक वो चला आ रहा है। अभी आप देखेंगे क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये है मार्केट, सरोजनी मार्केट है, या अब तो खैर रीडेवलप होगा तो वो अलग है, लाजपत नगर है या साउथ एक्सटेंशन है, देवर नेबरहुड मार्केट्स, रेजिडेंशियल एरिया लेआउट है, उसका नेबरहुड मार्केट था वो, लेकिन आज वो पॉश सिटी मार्केट बन गए हैं। दीज आर लाइक सिटी मार्केट्स, लोग पूरे दिल्ली से आ रहे हैं शॉपिंग करने। इट इज़ नॉट डिज़ाइन लाइक दैट। और उसमें जो घर थे वो इस तरह के बनाए गए थे कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें नीचे शॉप ऊपर घर, ऐसे बनाए गए थे। 50s में ये सब बने हुए हैं, ठीक है। अब वो तो नीचे ऊपर सारे शॉप हो गए हैं, वो कमर्शियल बना दिया, और उसमें चढ़ने की सीढ़ियाँ पतली पतली थी, क्योंकि भाई एक परिवार ऊपर रह रहा है। अब वो स्टोर में जाने के लिए सामान ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, ये है, प्रोन टू फायर। और फायर हुआ तो एग्जिट का रास्ता ही नहीं है, पतली सीढ़ियाँ, कैसे निकलेंगे आप, कैसे सामान निकलेगा। सो ये सब अर्बन प्लानिंग का इतना बड़ा फेलियर हो गया है ये अर्बन प्लानिंग का, जो कि ये प्लानिंग वाज नॉट विद द माइंडसेट ऑफ दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच अल्टीमेटली हैपेंड। सो उस करके लेटली बहुत, देखिए आप, जब दिल्ली मेट्रो आया भी तो 20 साल के स्ट्रगल के बाद आया वो। जब दिल्ली मेट्रो शुरू हुआ उसके 20 साल पहले चर्चा चल रहा था, मेट्रो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं, करते करते 20 साल में डेवलपमेंट अपनी चलता चला गया। Neither any master plan nor any metro, but development is pushing. ये unguided development led to slummification. दिल्ली में between 40 and 50% of Delhi is in slums. अब उसका एक ही तरीका बचा है कि स्लम का नाम हटा दो, उसको कह दो कि रेगुलराइज हो गया, अब नाउ नो मोर स्लम। फीचर तो वही है कि नहीं है, फीचर वही है, चैलेंजेस वही हैं, ऑफ सेफ्टी, ऑफ सेफ लिविंग, हाइजीनिक लिविंग के चैलेंज तो वही रह गए। तो इसलिए अभी भी आवश्यकता है कि हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना में
लाखों लाखों घर बन रहे हैं। 1 crore हाउसेज टू बी बिल्ट इन लास्ट 10 years हैव बीन बिल्ट। 1.2 करोड़ बने हैं और 1 करोड़ और उन्हें और बनेंगे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें? इन लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। जो वहाँ रह रहे हैं अनसेफ कंडीशन में, उनको शिफ्ट करने की बहुत आवश्यकता है। अच्छे घर बन रहे हैं, कहीं कहीं मैंने देखा भी, दिए भी गए, अलॉट भी हुए हैं घर। सर इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता है इन सितु जो वो वाला है वो तो सक्सेसफुल रहे हैं बहुत सारे, बट लेकिन जहाँ पे आपको उनको रिलोकेट किया है तो वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल नहीं तो रहा। मेरा ये भी कहना मानना है कि इन सीटू का भी एक बार इवेलुएट करना चाहिए, बिकॉज इन सीटू डेवलपमेंट इज अ चैलेंज, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी डेवलपमेंट्स आर ऑन द साइड ऑफ नालाज और लेक और पब्लिक ओपन लैंड विच वर नॉट मेंट टू बी ऑक्युपाइड फॉर हैबिटेशन, दे वर मेंट टू बी ओपन एरिया। अब दिल्ली में देखिए कोई मैदान है ही नहीं है। आप देखें कि दिल्ली में एक मैदान नहीं, एक रामलीला ग्राउंड करके ग्राउंड है, वो भी आप जाके देखें तो वो कहने के लिए है ग्राउंड, वो दुनिया भर के एक्चुअली है आप कह सकते हैं, लेकिन वो गेटेड है। कौन है? अब तालकटोरा स्टेडियम अगर हम बात नहीं, करें, स्टेडियम है वो ना, वो तो प्राइवेट हो गया। मैदान का मतलब ये होता है जैसे गांधी मैदान, पटना में गांधी मैदान है, जो पहले हर जगह हुआ करते थे। कोई बच्चा सड़क का अर्चिन है ना, अर्चिन जो बच्चा जो कि झुग्गी में रह रहा है, वो भी जाके फुटबॉल लेके, वो बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब्स बन गए हैं जहाँ पे हैं। हाँ, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो ओपन ग्राउंड है वो कितनी बड़ी ज़रूरत है। वो ओपन ग्राउंड सारे इनक्रोच हो गए। अगर मान लीजिए कि जो नाला कहने को, अब हम नाला के डेफिनेशन ही बदल गया। नाला का मतलब ये, पहले नाला का मतलब ये था कि इट इज़ ए रिवुलेट, जो कि बरसात का पानी लेके बहेगा। अब वो नाले में सीवर जा रहा है। देखिए दैट होल कंसेप्ट, आज के बच्चे जनरेशन है, उसका मतलब है कि नाले का मतलब है गंदगी। इट इज़ नॉट सो। नाला इज टू कैरी प्योर रेन वाटर, सिंपल रेन वाटर, दैट्स ऑल, नॉट मक। लेकिन उसके किनारे जो है बैठने के लिए अभी भी मौका है। इनको रिलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। ये टफ़ है, पॉलिटिकली कहते हैं टफ़ है, जो भी है, लेकिन मुझे मानना ये है कि लोग क्यों नहीं जाना चाहते, इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बस कहाँ, स्कूल कहाँ, हॉस्पिटल कहाँ। जब इतने पैसे सरकार खर्च कर रही है, अब तो खर्चे का कोई हिसाब ही नहीं है, लाखों करोड़ों में खर्च हो रहे हैं। एवरी स्कीम है बजट 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इस तरह से खर्चे होते हैं बजट। तो पैसे का तो कोई इशू है नहीं। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी कन्वर्ट कर दें अगर हम, तो जैसे मान लीजिए ये कर रहे हैं जो क्या हमसे धारावी स्लम का अडानी जी कर रहे हैं, सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट वेल्थ। वही स्लम है। इट विल, जैसे कि पेपर में जो देखा, जितना अभी तक समझा है कि इट इज़ द मॉडल, आइडियल मॉडल, जहाँ झुग्गी टाइप के घर जो हैं उसको सुंदर सुंदर अपार्टमेंट में कन्वर्ट किए जाएंगे। प्रॉपर ओपन लैंड विल बी रिक्लेम्ड, पब्लिक फैसिलिटीज विल बी क्रिएटेड, पार्क्स, ओपन स्पेसेस विल बी क्रिएटेड। मतलब ड्राइंग बोर्ड में सब कुछ है, काम भी चल पड़ा है। दैट इज़ द मॉडल। इन सिटू रिलोकेशन जो है वो आसान है, बिकॉज यू हैव लेस रेजिस्टेंस from the occupant, that is true, लेकिन overall for society what is desirable? So in my understanding, relocation on the Adani model of Dharavi, that is a good model. अब उसमें नेगेटिविटी क्या है, ये तो समय थोड़ा सा, जब पूरा सामने आएगा तो 1-2 साल और बीत जाए, तब शुरू में मैंने देखा उसमें कि लोग रेजिस्ट कर रहे थे कि हम यहाँ क्यों जाएं, वहाँ क्यों जाएं। These are lack of communication और lack of फुल प्रिपेयर्डनेस। सर जैसे धारावी की बात कर रहे हैं, तो धारावी में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ वो रहने की जगह नहीं है मुंबई में, स्पेशली क्योंकि वहाँ से बहुत सारे परिवार अपनी रोज़मर्रा की जो उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलाते हैं। अगर 30 से 40 वर्ग मीटर की जगह में वो रहते हैं तो उसमें उनका कुछ एरिया वो यूज़ करते हैं एज ए बिजनेस, यानी कि अगर हम उनको 300-400 स्क्वायर फीट की जगह एक वर्टिकल अपार्टमेंट पे हम दे देते हैं, तो क्या ये चिंता की बात नहीं है कि क्या वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी वहाँ से चला पाएंगे, या ऐसा एक कॉमन सेंटर बनाया जाएगा जहाँ से वो कॉमन बिजनेस सेंटर बनाया जाएगा जहाँ से वो अपनी एक्टिविटी चला सकें। तो स्लम रीडेवलपमेंट में रीलोकेशन या इन सिटू क्या अभी तक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, और आपको क्या लगता है कि हमारे जैसे मुंबई जैसे शहर में जहाँ 50% से ज़्यादा आबादी स्लम्स में रहती है, तो हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे अगर हमारे शहरों में लगातार पॉपुलेशन बढ़ती रही? रीडेवलपमेंट, रीलोकेशन और इन सिटू रीडेवलपमेंट। धारावी प्रोजेक्ट में ये भी है। अच्छा, हाँ ये भी है। उसके अलावा ये भी मैं कहूँगा कि जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो भी लर्निंग लेसन होते हैं। सो एज वी मूव अलॉन्ग थोड़े थोड़े चेंज करते रहना चाहिए। जो आपने बात कही है वो ट्रू है। तो अब मेरा ये भी कहना है कि
जब हम किसी को प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ओरिजिनल प्रॉपर्टी उसके नाम से थी भी कि नहीं, क्योंकि स्लम एरिया में किसी की ओनरशिप तो कोई खरीद बेच तो हुई नहीं है, सरकारी ज़मीन में हक बनाए बैठे हो आप, वो बिजली कनेक्शन दे दिया उसने तो आपका हक और सील हो गया। तो इसलिए जब नई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो थोड़ी प्रॉपर्टी तो दे सकते हैं एक सर्टेन एरिया इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, बाकी रेंटल बेसिस पे लीज की तरह से दे सकते हैं। बड़ा एरिया लीज में दे देंगे कि अगर आप रियली उसको यूज़ करोगे, जिस काम से आप कह रहे हो कि हमारा बिजनेस था, तो लीज ले लो, आप लीज का रेंटल दे देना, स्मॉलर देन ओनरशिप का देना नहीं पड़ेगा आपको। और 10 साल 15 साल 20 साल अगर यूज़ किया आपने और लगा कि आपको रखना है तो उसका कैपिटल कॉस्ट दे के आप ले लो, अदरवाइज आपका जो अपना सो कॉल्ड ओन्ड एरिया है उतना आपको देंगे। तो कोई ना कोई इनोवेटिव वे करते रहेंगे तो काम चलता रहेगा, क्योंकि ये बात सही है कि धारावी इज़ नॉट ओनली ए रेजिडेंशियल एरिया, वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, बाकायदा प्रोडक्शन ऑफ गुड हाई क्वालिटी थिंग्स आर बीइंग प्रोड्यूस देयर, ये भी बात सही है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बनाया भी है अपने प्रोजेक्ट में, जैसा मैंने देखा था उनका ओरिजिनल रिपोर्ट के बारे में, तो बनाया उन्होंने, उसको और रिफाइन करने की ज़रूरत है। एज टाइम इज़ मूविंग, दे आर मूविंग, लोगों को साथ लेके चलना है, लोगों कम्युनिकेशन के लिए बहुत आवश्यक है लोगों से बात करना, क्योंकि क्या है कभी कभी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी बिल्कुल स्लम में तो बहुत होता है, यूनियन के अलावा सर देयर आर हिडन हैंड्स ऑपरेटिंग इन द स्लम एरिया, देयर आर हिडन हैंड्स ऑपरेटिंग। क्योंकि एक बार हमने एक कोई प्रोजेक्ट बनाया था दिल्ली में ईस्ट किदवई नगर रीडेवलपमेंट, तो जहाँ पे उसमें जो भी स्लम के ज़रिए से बना हुआ था उनको हमने अलॉट कर दिए, दिल्ली के डूसिब संस्था जो है अर्बन स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड, उनके माध्यम से अलॉट हो गए और वो गए लोग। 6 महीने बाद देखा वहाँ पे कोई रह रहा है, तो सब में नहीं कुछ में, तो पता चला ये कि देयर इज ए हिडन हैंड विच इज जो शिफ्ट किए वो ओनर नहीं थे वो, लेकिन उनको इन्होंने शराफत में भेज दिया। लेट इज समबडी रियली काइंड ऑफ ओनिंग मीन्स लैंडलॉर्ड जैसा, बेनामी लैंडलॉर्ड, ही नो ओनरशिप बट मसल मैन है जो भी है, तो वो लोगों को एंटर करा रहे हैं, ये सब चलता रहता है। तो वो जब आगे बढ़ेंगे ये प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्व होती चलेंगे, ऐसा नहीं है कोई असंभव है। तो जैसे हम लोग को भी जब हम हमने एक शिक्षा रंजन केंद्र से एलएसजी चला रहा था कीर्ति नगर में, तो वहाँ पे हम लोगों को जब बात की लोगों से, तो हमें ये मिला कि सम पावरफुल पीपल वर रेंटिंग इट आउट, दोस एक्वायर्ड लैंड रेंटिंग आउट टू दिस स्लम डवेलर्स, तो वो उनकी जगह नहीं है, वो रेंट देते हैं वहाँ पे इलीगल कॉलोनी में रहने का। ऐसा है, मतलब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये समस्याएं आएंगी उसको से, तो लोकल गवर्नेंस का फेलियर था, मगर वो इतना बड़ा बंधन भी नहीं है, लोगों को साथ लेके चलेंगे, पता करेंगे कौन है, उसको बुला के बात भी कर सकते हैं, सरकार के आगे कौन छुप सकते, लेकिन ये है कि छुपे छुपे काम नहीं करना है, और हमको वी हैव टू फेस द चैलेंज आके बात करेंगे उससे, वो भी मान जाएगा, उसका क्या कहना है, उसका जो भी है सुनेंगे क्या कहना है। सर क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से शहरों में बहुत सारी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। हमने देखा हिमाचल में फ्लैश फ्लड्स देखी, हमने बेंगलुरु में फ्लैश फ्लड्स देखी, इवन अल्ट्रा रिच कॉलोनीज़ में भी हमने देखा कि उनके घर में पानी भर गया था। तो ये जो क्लाइमेट से रिलेटेड, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे शहरों में आ रही हैं, इसको आप कितनी बड़ी कंसर्न मानते हैं और शहर इनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? देखिए, शहरों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, अर्बनाइजेशन इनेविटेबल है जी, और दूसरा अर्बनाइजेशन विल बी वर्टिकल, वो भी इनेविटेबल है। अगर हम माने कि शहर फैलते चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि जितना फैलाएंगे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, नेटवर्किंग का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उतना बढ़ाना, इट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो हमें और लैंड को हमें ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, भैया के फैलाते चलें। वी शुड नॉट एनकरेज एनीबॉडी टू हैव सिंगल स्टोरी हाउस एट ऑल, वो तो बैन कर देना चाहिए बिल्कुल। यू हैव टू हैव ओनली मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट मस्ट बी द नॉर्म। You must say that only starting from 8th floor or something like that onward, only the housing colonies will be allowed henceforth. एक तो ये, और दूसरा क्या है कि रीडेवलपमेंट को भी इनकरेज करना पड़ेगा। रीडेवलपमेंट ऑफ दी, बिकॉज देखिए जैसे कि हमने किया ईस्ट किदवई नगर को रीडेवलप किया, गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी को रीडेवलप किया, ठीक है, और न्यू मोती बाग डेवलप हुआ। What a wonderful development it is. Look at what it was before. Look at what it is now. I mean, it is not perfect. Model, we can always improve in the urban form and design. के वो रहते हैं, हमेशा design का improve कर सकते हैं, लेकिन आप देखो कि लैंड यूटिलाइजेशन कितना बढ़ गया। नहीं तो पहले लोगों को वेट करना पड़ता था अलॉटमेंट ऑफ हाउस के लिए, अब आसानी से मच मोर easier to get the houses. तो why not make this redevelopment policy, liberal for all private sector also. Just like if I can draw inspiration from Dharavi model
मॉडल ओनली। अब इम्प्लीमेंटेशन में उनकी क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी सीखने की बात है, मगर सीधी बात यह है कि जो घर इधर उधर हैफाजार्ड बने हुए हैं, आप देखो किसी घर 2 स्टोरी है, किसी का 4 स्टोरी है, बगल में किसी का कलर ये है, किसी का डिज़ाइन वो है, इट लुक्स सो शैबी। इवन इन एरिया लाइक अगर आप रिंग रोड दिल्ली में लेके चलें, दोनों तरफ आपको कहीं अच्छा दिखेगा कहीं भद्दा दिखेगा, तो वाई नॉट मेक रीडेवलपमेंट एज ए रेगुलर प्रॉपर पॉलिसी ऑन द लाइन्स ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड ऑन वन हैंड विद धारावी रीडेवलपमेंट, ऑन द अदर हैंड विद द ईस्ट की दुबई नगर, या फिर हमारे जो अपने प्रोजेक्ट होते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। सो उसको लेकर अगर हम ये कर दें तो ढंग से सेफ घर बनेंगे। ये जितने हौच पौच ढंग से डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक कमरे के घर को 4 में 2 कमरे निकाल दिए, और उसमें तो उसमें क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम इज़ नॉट प्रॉपर, फायर एग्जिट नहीं है ठीक से। लोगों ने 4 कमरे का घर अगर था उनका, तो उसमें 16 कमरे बना दिए, 12 कमरे बना दिए बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम से। सो ये सब जो मालवीय नगर में जो हुए हैं उसमें, तो इसलिए हमको जो है अर्बन सेफ्टी के लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। और आपने एक बात आपने और कही थी, फ्लडिंग की बात है। तो अगर आप मान के चलिए कि जैसे कहते हैं कि पानी अपना रास्ता खोज लेता है, वो है, तो जो बेंगलोर में फ्लडिंग हो रही है वो सब उस एरिया में हो रही है जहाँ पर कि उसको कहते हैं राजकालुए, यानी कि जो सरकारी ड्रेनेज सिस्टम है, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है ना, नेचुरल वाटरवेज है। तो वो वाटरवेज का मतलब ये नहीं कि जो जहाँ रोज़ पानी बह रहा है उसके दोनों साइड का सेवरल मीटर साइड में भी 20 मीटर 50 मीटर तक का दोनों साइड का एरिया है, उसको खुला छोड़ना पड़ेगा। उसके बजाय वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते चले जाएंगे, जब बरसात अच्छी सी आएगी तो फ्लडिंग तो होनी है। जो हम देख रहे हैं इवन अक्षरधाम में, दिल्ली में भी होगा, यही हर जगह होगा, मुंबई में जगह जगह हो रहे हैं ये। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट वाटर, अदरवाइज इट बाउंसेस बैक, द वाटर विल बाउंस, नेचर विल बाउंस बैक ऑन अस। तो इसलिए अब ज़रूरत आ गई टू लर्न द लेसन, रिस्पेक्ट द वाटर। पानी को अगर हम रेस्पेक्ट करेंगे, इट विल गिव अस ओनली हैप्पीनेस एंड वेल्थ। अगर जैसे आपको चिन्हट का मैंने बताया कि वाटर बॉडी इंप्रूव करे तो प्रॉस्पेरिटी इंप्रूव, अच्छी प्रॉपर्टीज आ गई वहाँ पर। ऐसे ही हर शहर में हो सकता है। हमारी नदियों की हालत तो बहुत बुरी है। हम इतने सालों से गंगा जी को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों मतलब मैं किसी से बात कर रहा था और ये बात निकल के आई कि हमें नदियों को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें गंदा ना करने की ज़रूरत है। वो नदियाँ अपने आप को साफ़ कर सकती हैं। ये तो बात सही है, क्योंकि फ्लोइंग वाटर जो है वो साफ़ हो जाता है अपने से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। तो बहुत अप टू ए लिमिट, अब आप कचरा फेंकते चले जाएंगे तो वो साफ करें, गंदा ना करने की ज़रूरत है। और उसके अंदर जो एक्वाटिक फॉर्म है, लाइफ फॉर्म है, जैसे कि फ़िश है वगैरह, वो भी साफ़ करती रहती हैं पानी को। तो ये तो है, मगर हमारे पास बड़े अच्छा एग्जाम्पल है जो कि साबरमती रिवर फ्रंट का। एक एग्जाम्पल बता, और भी है एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। जो नदी, साबरमती नदी का तो ये हाल था, चूँकि मैं बहुत सालों से जाता रहा हूँ अहमदाबाद, जब से सर्विस ज्वाइन करी, जब से किसी न किसी वजह से, तो वो तो नाला था। हम लोग साबरमती आश्रम जाते थे देखने के लिए, गांधी जी का आश्रम देखने के लिए। पीछे साबरमती रिवर है, देखने से कोई फ़र्क ही नहीं, नदी थी ही नहीं, वो नाला था, झुग्गी वुग्गी से भरा हुआ था। लेकिन ओवर टाइम उसको साफ़ करके उसमें पानी, नर्मदा का पानी डाला है, और उसमें जो है वो इतना सुंदर हो गया है कि प्रॉपर्टी वैल्यूज हैव जूम्ड एंड लाइफ हैज़ बिकम बेटर। प्रॉपर्टी वैल्यू तो अपनी जगह है। ALSG का ऑफिस भी वहीं एकदम नज़दीक में ही है। अच्छा, तो आपको तो पता है सारा कितना सुंदर है वो एरिया, और सुंदर बनता चला जा रहा है, बनाते जा सकते हैं। अब मगर हैदराबाद में मूसी में नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। हैदराबाद में सेम थिंग, मूसी रिवर है हैदराबाद में। सर, बनारस की फिर से एक बार बात करते हैं कि बनारस में हमने अभी हाल में देखा कि वहाँ पर एक प्रोफेसर हैं जो तुलसी घाट पे रहते हैं, और उन्होंने अपनी एक प्राइवेट लैब वहाँ पे बना रखी है, और वो हर रोज़ गंगा में की जो वाटर क्वालिटी है कैसी है उसको वो अपने हिसाब से मॉनिटर करते हैं। तो ये देखने को मिला है कि हम बात करते हैं नमामि गंगे में कि जो विजुअल जो है क्लीनिंग कह सकते हैं, कि जो विजुअल क्लीनिनेस हम देख सकते हैं कि वहाँ पर पॉलीथीन नहीं है, फूल नहीं तैर रहे हैं, लेकिन पानी की क्वालिटी में फ़र्क नहीं आया। यानी कि पानी की क्वालिटी अभी भी हमारे जो नदियाँ हैं उनमें इम्प्रूव नहीं हुई है। तो उसमें सबसे एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि STP यानी जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनका प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना करना, और या जो कंपनियां उनको हम जो नगर निगम है उनको चलाने के लिए देती हैं उनको प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना कराना। उसके कई वजह हो सकती हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो एक मेजर एक्सपेंस होता है, वो शायद बचाने का, उसमें शायद वो बिल बचाने की एक कोशिश रहती हो। तो सर, इसको अगर हम STP के आधार पर देखें कि हम गंगा या दूसरी जो नदियाँ हैं उनको हम साफ़ करने के लिए कोशिश करें, तो
कैसे उनको साफ किया जा सकता है? क्या सरकार को खुद ये एसटीपी अपने हाथ में लेने होंगे या कुछ दूसरा एक फॉर्मूला निकालना होगा? आपका कहना ठीक है, ये बिल्कुल सच बात है जो हर शहर में हो सकती है, क्योंकि एसटीपी जो है वो डायनेमिक सिचुएशन है, कभी भी वो रुक नहीं सकती। 24/7 एसटीपी को चलना है एंड देयर इज नो एसटीपी विच विल वर्क 24/7। कभी ना कभी खराब ब्रेकडाउन होना ही होना है, कभी ना कभी किसी वजह से कचरा फंस जाएगा, ये पंप फैन बेल्ट टूट गई, मोटर पे ये हो गया। तो इसके लिए देखिए एक बहुत आवश्यक कि हमने JNRM के समय उस समय मूव किया और पुश किया कि स्मॉल एसटीपीज, लोकलाइज्ड एसटीपीज, यू डोंट रिक्वायर ह्यूज एसटीपीज एवरीवेयर। तो यानी कि छोटा अगर हमने एसटीपी लगाया तो वो लोकेलिटी का पानी 1 mld, 2 mld, 5 mld, 10 mld, इट कॉस्ट नॉमिनल। 1 mld में कॉस्ट 1 और 2 करोड़ रुपीज़, ऐसे ही 1 mld इज इक्वल टू 1 करोड़, थम रूल मानिए। अब थोड़ा कॉस्ट बढ़ गई, 1.5 करोड़ हो गया होगा, पता है। सो वो लोकलाइज एसटीपी का बेनिफिट क्या है कि यू डोंट रिक्वायर बिग पाइपलाइन टू टेक द वाटर हियर एंड देयर। वो लोकल पार्क में ही वो पानी यूज़ हो गया, ख़त्म। जो एवेन्यू प्लांटेशन है, उस एरिया के एवेन्यू प्लांटेशन है, अगर रिसाइकिल्ड पानी को हम टॉयलेट में यूज़ करना, उसी लोकेलिटी में टॉयलेट्स में, एवेन्यू प्लांटेशन में, पार्क में, कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा बहुत काम जो आ रहा है उस एरिया में हो रहा है, वहाँ दे दिला के कंप्लीट। देयर इज नो नीड टू हैव दिस 100 mld, 500 mld प्लांट जो है, दीज आर ए चैलेंज। बिकॉज ये ख़राब हुआ तो पानी कहाँ रोकेंगे आप, वो पानी जाए कहाँ, वो ये भी तो हमें देखना है। इसलिए द सोल्यूशन उस समय ने बहुत प्रमोट किया। सॉलिड वेस्ट के लिए भी यही कहानी है। ये पहाड़ जो लग रहे हैं कूड़े के, उसकी वजह क्या है कि वी डिड नॉट प्रमोट। हमने उस समय सबसे पहला न्यू मोती बाग में लगाया। हमने कहा भाई प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, तो मैं रहता था न्यू मोती बाग में ही, तो हमने वहाँ पर लगाया रिसाइकलिंग प्लांट वेस्ट का। नो वेट वेस्ट विल गो आउटसाइड, ठीक है। वेट वेस्ट सारा वहीं रिसाइकिल होगा, ग्रीन वेस्ट वहीं रिसाइकिल होगा। बाहर क्या जाएगा, पेपर वेस्ट, पेपर कहाँ रिसाइकिल कर सकते हैं। और इवन प्लास्टिक वेस्ट का हमने रिसाइकिल प्लांट वहाँ लगाया। छोटा प्लांट था, इट मे बी ए बॉक्स लाइक 8 फीट बाई 8 फीट बाई 8 फीट का। उसमें एनारोबिक यानी बिना हवा के गए हीट से ही वो प्लास्टिक विल मेल्ट इनटू गैस, मीथेन गैस में बदलेगा वो, और ऑयल में, डीजल ऑयल में, लो डेंसिटी डीजल ऑयल में, मीथेन गैस में और पानी में, और पाउडर, चारकोल पाउडर, 4 चीज़ें निकलेंगी उसमें। सो यू डोंट टेक प्लास्टिक आउट, यू डोंट टेक दिस वेट वेस्ट आउट, घर का कचरा जो है, सब्जी फल का ये, एंड यू डोंट टेक ग्रीन वेस्ट आउट। सब वहीं मैन्योर बन के उसी लोकेलिटी में आप यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ लोकेलिटी में मे बी 1000 अपार्टमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन दैट इज द की। लेकिन पता नहीं छोड़ दिया इन्होंने क्यों, पीछे पता समझ में नहीं आ रहा है मुझे। उसे बहुत हमने पुश किया कि स्टेज, और यहाँ तक हो गया कि ब्रिटेन की एनवायरनमेंट मिनिस्टर आई थी, मुझे मुझे नहीं याद आ रहा है, लेडी, वो 15-16 में आई वो यहाँ पर, टीवी पर आया कि न्यू मोती बाग गई वो। तो मैं तो देन बाय द टाइम आई हैड रिटायर्ड, तो मैंने पूछा फ़ोन करके वो अफसर को जो भी NBCC के थे कि भाई वो हमारे न्यू मोती बाग सरकारी कॉलोनी है, वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर वहाँ कि साहब वो देखना चाह रही थी कि डिसेंट्रलाइज प्लांट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे चलता है, देखना चाह रही थी। तो कहीं दिल्ली में था ही नहीं, वो आप ही का एक दिखाने वाला था, और न्यू मोती बाग में दिखाने वहाँ लाए। तो वी शुड मल्टीप्लाई इट। मैं तो सारे स्टेट से मैं कहा करता था। सर, आपने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की कि हमें हर छोटे छोटे मोहल्लों में इस तरह के अगर हम प्लांट्स लगाएं तो वो अच्छे से चल सकते हैं। आपने मोती बाग का जिक्र किया, तो क्या सर ये मोती बाग का मॉडल है वो स्केलेबल है? क्या हम उसको अब दूसरे शहरों में इसको फैला सकते हैं, या इसको स्केल अप किया जा सकता है, या दिल्ली में होने की वजह से इसका किया जाना आसान था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो SWM रूल्स हैं उसमें लिखा है कि बल्क वेस्ट जनरेटर शैल प्रोसेस द वेस्ट इन हीज ओन प्रेमिसेस एज फार एज पॉसिबल, ये डाल दिया उन्होंने जी। अब एज फार एज पॉसिबल ही सबसे कीवर्ड है। तो उसमें क्या है, मेहनत लगती है। अगर आप वेस्ट प्लांट चला रहे हैं, बिकॉज न्यू मोती बाग में जो हमारा वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट था सीवेज का, बंद पड़ा हुआ था। सब जगह बनता है बिकॉज मास्टर प्लान अप्रूवल होगा, आपका लेआउट अप्रूवल प्लान विल से यू मस्ट मेंटेन हैव इंस्टॉल ए सॉलिड STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। लगाने तक की तो चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे कोई पूछने वाला नहीं, बंद पड़ा था। और हम जो है पानी ले रहे थे म्यूनिसिपैलिटी से, टैंकर से पानी आ रहे थे। दुनिया गर्मियों में टैंकर भरे पड़े रहते थे टैंकर पानी के, बड़े बड़े सबके कंपाउंड और ये वो। तो पानी जब हमने उस प्लांट को रिवाइव करके चलाया तो 7 mld प्लांट से हमें 5 mld रिसाइकिल पानी मिलने लगा। 5 mld प्लांट वाज मोर देन एनफ वाटर टू वाटर ऑल द ग्रीन इन इंडिविजुअल्स हाउसेज और इन द एवेन्यूज। सरप्लस पानी था, म्यूनसिपैलिटी को हम फ्री में गिफ्ट किया करते थे कि भाई हमारे बाहर का भी आप यूज़ करो, एंड नो टैंकर एवर केम इनसाइड। लेकिन मेहनत लगती है,
स्मॉल प्लांट को चलाएंगे, इट इज़ लाइक योर ओन हाउस होल्ड प्लांट, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट कॉस्टली ऑल्सो, बट दिल्ली में तो हम इतने RWS बड़े बड़े हैं, वो तो कर सकते हैं। मगर आसान ही, मेहनत करने के बजाय आसान ये किसी को दे दो। अब वो कौन है जो किसी को देंगे, उसका काम है, देन इट इज़ ए कॉमर्स फॉर हिम, इट इज़ ए कमर्शियल एक्टिविटी। वो कहीं जाके चुपचाप पहाड़ से नीचे फेंकेगा कहीं पर, चुपचाप फेंक के और जाके जो भी दिखा के अपना, दिस इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी। तो सोल्यूशन हम, वी कैन पुट पुलिस, वी कैन पुट कैमरा, बहुत चीज़ें हम लगा रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं उसको, ट्रैक कर रहे हैं, वो सब चल रहा है अपने। बट वाई नॉट इंसिस्ट ऑन स्मॉल प्लांट, सॉलिड वेस्ट का हो सकता है, प्लास्टिक का आपको बताया मैं, ये सब लगा के चला के मैंने देखा है सबको। कॉस्ट हैज़ टू बी, यस इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, नो डाउट। सो थोड़ा सब्सिडी देना पड़ेगा, या तो फिर यूज़र टैक्स लगा दीजिए। यूज़र चार्ज लगाने से क्या हर्ज है उसमें? अगर हम फल सब्जी मिला के 200 रुपये के दिन में खरीदते हैं, तो क्या उसमें 10% 20 रुपये सरकार को देने में दिक्कत होनी चाहिए हमें, जो कि हमारा उसी का केले का छिलका और आलू के छिलके को संभालेगी। 20 रुपया देने में, 20 रुपये देने का मतलब हुआ साल में 600 रुपये हो गए, क्या बड़ी बात है? अगर हम हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हैं फल सब्जी में, तो सरकार को 600 रुपये देने में क्या दिक्कत हमें हो सकती है? इस करके थोड़ा लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को साथ में लेके चलना है। आई एम श्योर पीपल विल कोऑपरेट। मुझे लगता है कि अर्बन सर्विसेज और यूज़र चार्जेस, क्योंकि हम हर बार कंप्लेन करते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास ही पैसों की कमी होती है, कि अगर यूज़र चार्जेस बढ़ाएंगे तो वो प्रोजेक्ट्स को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके इतर हम देखते हैं कि जब हम दिल्ली मेट्रो की फिर से बात करते हैं कि दिल्ली मेट्रो में जो किराया है वो बस से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग दिल्ली मेट्रो को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कन्वीनियंस है, कंफर्ट है और स्पीड भी है। यानी कि जो जिस चीज़ के लिए वो पे कर रहे हैं उसका उनको रिटर्न मिल रहा है। तो क्या अगर हम अपने शहरों में ये यूज़र चार्जेस को लेकर बहस चलती है कि उसमें अगर हम बढ़ोतरी करते हैं ताकि कॉरपोरेशन फाइनेंशियली मजबूत हो सके और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, इस पे बारे में आपका क्या कहना है? एकदम ठीक कह रहे हैं आप। जबकि हमने JNRM में लो फ्लोर बसें शुरू करी पहली बार। यहाँ पे ट्रक की चेसी में बस बनती थी, यहाँ कि आपको कूद के चढ़ना पड़ेगा ऊपर। सिटी बस की बता रहा हूँ आपको। बुढ़े लोग हैं या फिजिकली डिसेबल्ड हैं, चैलेंज था उनके लिए, चढ़े कैसे बस में, वो भी एक पूरी कहानी। 4 लोग मिलकर उठा के चढ़ा। तो हम लो फ्लोर बस इंट्रोड्यूस करी, एयर कंडीशन बसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सिटी, ठीक है। तो जब हमने किया तो भाई पैसे देना पड़ेगा उसका, तो हमने उसका चार्ज रखा है कि अगर नॉर्मल बस का चार्ज 2 रुपये है तो मिनिमम 5 रुपये होगा 1 स्टेज का, अदरवाइज 10 रुपये। तो लोग कह रहे हैं गरीब आदमी यहाँ है, कहाँ देंगे, 20 रुपया आप मांग रहे हो, 10 रुपया मांग रहे हो। एंड लो एंड बिहोल्ड पीपल स्टार्ट पेइंग। सबको पता है कि क्या कंफर्ट का मतलब है, धूल से धुएं से बचते हैं। और आपको ये पानी का बोतल दिखा रहा हूँ कि जो वर्कर्स आर बाइंग वाटर बॉटल आज के दिनों में, क्योंकि हमने तो अपने घरों में RO लगा रखा है, लेकिन जो झुग्गी में रह रहे हैं गरीब आदमी, जो डेली वेज वर्कर है, वो सब RO नहीं लगा पा रहे हैं। तो वो करे क्या? क्योंकि वो पानी जो है वही तो सबसे बड़े एलिमेंट का उनको पता है। उनको अगर रोज़ की कमाई खानी है तो हेल्दी रहना पड़ेगा। दे आर बाइंग वॉट, 10 रुपया दे रहे हैं, 15 रुपया दे रहे हैं, एक बॉटल पानी का वो दे रहे हैं, ठीक है। तो लोग चाहे पैसे देने में पीछे नहीं हटते हैं, प्रोवाइडेड यू गिव सर्विस। तो ये सर्विस हर जगह देने की पॉसिबिलिटी भी है और लोग भी कोऑपरेटिव हैं। हमारे देश में जितने कोऑपरेटिव लोग हैं उससे कहीं से कम नहीं है। सर, दिल्ली में हाल ही में खबर आई कि गुलमोहर जो पार्क है वहाँ पर कि जो वहाँ का पॉश एरिया है, वहाँ पे पानी में भी सीवर जो है, सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि यूज़र चार्जेस और फैसिलिटीज़ की या सर्विसेज की, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कॉलोनीज़ में इस तरह का इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि पीपल आर रेडी टू पे फॉर सर्विसेज दे आर गेटिंग फ्रॉम कॉरपोरेशन। तो अगर इस तरह के जो सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे एड्स ऐसे आ रहे हैं कि आप अपने घर में अगर इस तरह की फैसिलिटी लगाना चाहते हैं तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख में आप लगा सकते हैं, तो आपके घर में पानी साफ आपको मिलेगा। लेकिन सवाल ये आती है कि जो सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो हवा की हो, हवा अगर हमें साफ़ चाहिए तो हम एयर प्यूरीफायर लगा लें, अगर हमें पानी साफ़ चाहिए तो हम वाटर प्यूरीफायर लगा लें। तो क्या इस तरह के जो प्राइवेट एक्शंस हैं, या गेटेड कॉलोनीज़ हम बना लेते हैं, पार्क चाहिए तो आप गेटेड कॉलोनीज़ में रहिए, तो आपको वहाँ पे आपको पार्क्स और पब्लिक स्पेस मिल जाएगा। तो क्या जो प्राइवेट सॉल्यूशंस हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए, इस तरह के सॉल्यूशंस हम खुद अपने लेवल पे करके सरकार को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर रहे हैं?
पहले ओरिजिनल जब टाउन प्लानिंग नॉर्म बने थे तो गेटेड कम्युनिटीज वर नॉट रिकमेंडेड। यस, यू कैन नॉट हैव द गेट्स। आपको पता होगा गेट लगे थे, गार्ड रखना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खुला रहेगा गेट, अगर लगाया भी है गेट तो, और इट हैज़ टू बी ओपन टू पब्लिक बाकायदा। रोड्स आर टू बी हैंडेड ओवर टू द म्यूनिसिपैलिटी। जो गेट्स, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होते थे लेआउट में, रोड्स और उनको डिस्पेंसरी वगैरह बनाना है और दे हैव टू हैंड ओवर टू द म्यूनिसिपैलिटी। ये STP वगैरह सब लगाना है, वो रूल में था ये लिखा हुआ। अभी तक बने, लेकिन उसके बदले में सिक्योरिटी देना पड़ेगा। सिंस गवर्नमेंट कुड नॉट एश्योर सिक्योरिटी, आंख मूंद दिया उन्होंने कि भाई चलो आप इसको लगाओ, गेट लगाओ, बंद करो, अपना बंद कर लो। इट इज़ नॉट फेयर। हमें, आप जाओ यूरोप में, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हाँ, हर ऐसा नहीं, दूसरी और जगह नहीं है। अगर मैं गया था वहाँ साउथ अफ्रीका, डरबन, गांधी जी का के नाम से जुड़ा हुआ है वो, बड़ी भारी भारी, हमारे यहाँ से ऊंची ऊंची वॉल वहाँ पर है। सेफ्टी का प्रॉब्लम है सर, सेफ्टी का इशू है। तो अब सवाल ये है कि सेफ्टी के लिए अगर हम लोगों को फैसिलिटी दें, जब तो है, अब इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। हमारे बचपन में दिल्ली में ही सही, और जगह में भी जहाँ हम रहते थे, वाराणसी में भी, रात में बीट कांस्टेबल विजिल बजाता था, जागते रहो। आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में। अब कहीं आपको सुनाई देती है विजिल, कहीं कुछ दिखाई देता है। तो लोगों में क्या उस समय बड़ी ये था कि भाई एक कांस्टेबल घूम रहा है, उसका बड़ा मतलब हुआ करता था। और बीट कांस्टेबल के बीट बुक होती है जो कि जगह जगह लगी रहेगी, तब वो रजिस्टर करेगा, तब पता चलेगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। क्योंकि आप 10:12 पर यहाँ हो, 10:25 पर वहाँ पहुँचोगे, यू कैनॉट हाइड, यू कैनॉट हाइड। तो पूरा सिक्योरिटी वॉज मच बेटर। अब ये सब समय आ रहा है, तो हमें ज़रूरत है कि पुलिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, बाकायदा सिक्योरिटी लोगों की बढ़ाएं। अपने आप ही चीज़ें बहुत सी सॉल्व होंगी, नहीं होंगी तो पर ये करना पड़ेगा। RO के पानी से इतनी दिक्कतें हैं, फॉर यूजिंग 1 लीटर ऑफ RO वाटर यू आर वेस्टिंग 3 लीटर और 4 लीटर ऑफ द वाटर इज बीइंग वेस्टेड, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। नो, इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। इसी प्रकार से हम अगर बहुत सारे AC लगा रहे हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, बाहर की हवा, गर्म हवा बाहर छोड़ रहे हैं, अगर हम एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं, तो बहुत चीज़ें हम इस तरह से डिस्पैरिटी को हम फंडामेंटल ढंग से एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। सर, आपके हिसाब से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे शहर बदल लेते हैं तो वो अपने शहर को एक बेसिक लेवल पर लिवेबल बना सकते हैं और वहाँ के शहरों, जो शहरवासी हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं? मतलब इसके दो पहलू हैं, एक तो गवर्नेंस और दूसरा प्लानिंग। जी, तो गवर्नेंस में म्यूनिसिपैलिटीज़ को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। इलेक्टेड बॉडी हैज़ टू बी पुट इन प्लेस। उसके माइनस पॉइंट होंगे ज़रूर, लेकिन कहते हैं कि जैसे कि देयर इज नो बेटर चॉइस, इट इज़ नॉट द बेस्ट और 100% सोल्यूशन, बट प्लस माइनस अगर मिला के देखें तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने देख रखा है, मैं दिल्ली फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन था, 5th दिल्ली फाइनेंस कमीशन का। तब 3 कॉरपोरेशन हुआ करती थी, तीनों की मेयर लेडीज़ थी, अब मुझे नाम नहीं याद रह गया है, लेकिन उनसे मैं बात कर, 1 साल का टर्म था उनका बस। जी जी। लेकिन वो 1 साल में उनको 6 महीने हुए होंगे मेरे ख्याल से। इतनी अच्छी पकड़ थी उनकी और सोच इतनी अच्छी थी समस्याओं के समाधान करने की कि इट इज़ अनपैरेलल्ड। अगर उसको हम इग्नोर कर देंगे तो वी आर मिसिंग ऑन ए लॉट ऑफ वैल्यूएबल इनपुट फॉर हैंडलिंग द गवर्नेंस ऑफ सिटीज़। वो हम, क्योंकि ऑफिसर्स आते हैं, आई एम नॉट सेइंग ऑफिसर बैड, उनकी अपनी बहुत अच्छी सोच है रूल के बारे में, रूल रेगुलेशन, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उन्हें पता है, लेकिन हर चीज़ की अपनी अहमियत है। तो जो अहमियत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की है उसको इग्नोर करना ठीक नहीं। अब आप खाली उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बना के उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो देयर माइंड विल गो इन नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि जनता को दिखाना है कि हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, ठीक है, और है पावर कुछ नहीं, तो फिर वो फिर दे विल शो डू समथिंग विच मे नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी। तो सबको उनको पॉजिटिव ढंग से इन्वॉल्व, नेगेटिविटीज़ विल रिमेन नो डाउट इन सम टू सम एक्सटेंट, बट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इधर गवर्नेंस साइड से हो गया। और डेवलपमेंट साइड में प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत है, एंड प्लानिंग नॉट ऑन पेपर टू बी इम्प्लीमेंटेड, व्हाट इज़ डिज़ायरेबल मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। अगर हमको लग रहा है कि यहाँ पानी रुक रहा है बिकॉज द नेचुरल फ्लो इज़ गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, वी हैव टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे उसमें कुछ हो जाए, अगर हमको अच्छा बनाना है, एंड वी कॉम्पनसेट पीपल सूटेबली। ये है तो प्लानिंग ऑन वन हैंड एंड स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एट द लोकल लेवल्स, दीज टू आर एसेंशियल फॉर हैविंग सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़। मेरा आखिरी सवाल अब आपसे ये है कि 2047 हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने भी कहा है कि डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, लेकिन शहरों के बिना ये संभव नहीं है। तो आपका क्या विजन है कि आप कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं कि 2047 तक हमारे शहरों की दशा कैसी होगी, और
अगर उन्हें अपनी दशा बदलनी है तो उन्हें किस दिशा में चलना होगा? देखिए, जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लगेगा। अगर आप 78 ईयर्स का 47 से अब तो 79 ईयर होने को आ रहे हैं, सो 79 ईयर का एक्सपीरियंस लें तो देर इज़ नॉट मच, बिकॉज in the name of development we have got metro rails, flyovers, underpasses and high rises here and there in a manner which is not giving a good urban form, and it is leading to some extent lopsided development. Pollution हो रहा है, traffic jams अपने ढंग के हो रहे हैं, slums are getting, बहुत सी बातें हैं, pluses are there, लेकिन अगर हम पॉजिटिव ढंग से सोचें तो अगर अर्बन प्लानिंग को अगर हम समावेशित कर लें और ढंग से प्लान करें, बिकॉज रिसोर्सेज आर, सिटीज़ क्रिएट वेल्थ, देयर इज़ नो डाउट इन माय माइंड, सिटीज़ क्रिएट वेल्थ, पीपल कैन पे। जैसे मैं आज सुबह भी आपसे कहता हूँ सेप्टेज गिविंग मनी, अब बताओ और क्या चाहिए आपको? वन हैज़ टू वर्क आउट द फाइनेंसिंग ऑफ अर्बन वाटर सप्लाई, रिसाइकिल्ड वाटर मैनेजमेंट, एवरी ड्रॉप ऑफ रिसाइकिल वाटर विल पे फॉर इट सेल्फ। आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ही निकल आएगी, बट रिक्वायर गवर्नेंस विल, वो मिल जाएगा, पैसे वापस आ जाएंगे। सो अगर हम वो सब फार्मूले लगाएं विद प्रॉपर प्लानिंग, और सिटीज़ विल बिकम द बेस्ट प्लेस अबाउट। वी हैव टू वी हैव टू अलाउ द रूरल एरिया पीपल टू हैव गुड लैंड होल्डिंग। एवरी रूरल होल्डिंग मस्ट हैव पहले था एक रूल कहते थे उसको कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। यू कैनॉट हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग, एक्ट में था। आपको लैंड होल्डिंग को बड़ा रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैनॉट बी इधर हियर नॉर देयर। लेकिन अब वो चला नहीं पाए। सो अगर हम लोगों को शहरों में लाने को इनकरेज करेंगे विद प्रॉपरली डेवलप सिटीज़, तो रूरल एरिया के लोगों के पास अच्छी ज़मीनें होंगी, दे विल हैव बिगर लैंड, दे विल हैव बेटर लाइफ। सो दैट इज़ द रियल सोशलिज्म, where rural area people will have as good quality of life as the urban area people, provided it is done that way. Properly planned cities. Properly planned cities are the real engines of growth, not only of the cities but of the country as a whole. सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।